Today we will start the consumer responsibilities, the new topic in the chapter consumer protection. As in the previous lecture we have discussed about the consumer rights. There are 6 consumer rights: right to safety, right to be informed, right to choose, right to seek redressal, right to be heard, and right to consumer education. These are the 6 rights which is given to the consumer, which is considered as their fundamental राइट. जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ऐसे ही कंज्यूमर राइट्स होते हैं जो हर कंज्यूमर को मिलते हैं ताकि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके. इसके अलावा जो है कंज्यूमर के राइट्स के साथ साथ कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जो कंज्यूमर को खुद ब खुद समझनी चाहिए. दैट मीन्स देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑल्सो विच द कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड वाइल जो भी अब जब वो परचेज़ करता है, गुड्स को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को, तो उसको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो उसको ध्यान में रखनी चाहिए. तो अब हम स्टार्ट करते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो व्हाट आर द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? अ कंज्यूमर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाइल परचेजिंग, यूजिंग एंड कंज्यूमिंग द गुड्स एंड सर्विसेज. व्हाट आर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फर्स्ट इज़ द बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट so that an intelligent and wise choice can be made. That means consumer should know about the goods and services. जितनी भी varieties of goods and services available होती है मार्केट में उसे पता होनी चाहिए. That means वो ऐसा ना हो कि एक नया हो कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं, जो सेलर ने दे दिया वो उसने ख़रीद लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो बी अवेयर अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट so that an intelligent and the wise choice can be made. दूसरा होता है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स. दैट मीन्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टैंडर्डाइज गुड्स, यानी कि एवरी टाइम स्टैंडर्डाइज गुड्स ही खरीदने चाहिए एज दे प्रोवाइड द क्वालिटी एश्योरेंस. दैट मीन्स वो प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की, जैसे कि ISI मार्क है जो आपका इलेक्ट्रिकल गुड्स पे होना चाहिए, FPO मार्क है जो फूड प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए, हॉल मार्क है जो ज्वेलरी पे होना चाहिए. तो जब कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को खरीदने चाहे तो ही शुड बाय ओनली द स्टैंडर्डाइज गुड्स. उसे सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स ही खरीदने चाहिए. नेक्स्ट इज़ द लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड. दैट मीन्स जो रिस्क एसोसिएटेड है उससे उसे लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज. जब भी कंज्यूमर को गुड्स खरीदता है तो उसे पता होना चाहिए व्हाट आर द रिस्क, व्हाट आर द रिस्क रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विसेज. यानी कि ही शुड ऑलवेज फॉलो द प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शंस एंड यूज़ द प्रोडक्ट सेफली, और उसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल सेफली ही करना चाहिए. फोर्थ वन इज़ द रीड लेबल केयरफुली सो एज टू बी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइसेस. जब भी वो प्रोडक्ट को खरीदता है तो ही शुड रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली अबाउट द प्राइस, अबाउट द वेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट्स एंड ऑल. ये सारा उसको पहले से ही पढ़ना चाहिए. असर्ट योर सेल्फ टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील. यानी कि अपने आप को सेटिस्फाई करो कि आपने एक फेयर डील की है. जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो आपको वो प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए. तो असर्ट योर सेल्फ दैट टू इंश्योर दैट यू गेट अ फेयर डील, कि आपको एक फेयर डील मिली है, इसकी आपको एश्योरेंस होनी चाहिए. बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स. दैट मीन्स यू शुड बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग. चूज ओनली फ्रॉम द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज. दैट मीन्स यू शुड चूज ओनली फ्रॉम द लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेज अनस्क्रूपुलस प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग. इन सब चीज़ों का मतलब इन सब चीज़ों को उसे इग्नोर करना चाहिए, किसी भी तरीके से इग्नोर किया जाना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जब भी आप गुड्स को खरीदते हैं तो हमें सिर्फ मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कैश मेमो. कैश मेमो बिल को बोलते हैं कि अगर आपके पास बिल नहीं है, दैट मीन्स तो आपके पास वो प्रूफ नहीं है कि आपने वो कमोडिटी या वो गुड्स एंड सर्विसेज उससे खरीदे हैं, तो इट इज़ अ प्रूफ ऑफ द परचेज कि आपने जो गुड्स खरीदा है, तो दैट इज़ अ प्रूफ ऑफ द परचेज मेड. तो वो बहुत ज़रूरी होता है. यू शुड आस्क फॉर अ कैश मेमो. आपको क्या पूछना चाहिए? आपको कैश मेमो के बारे में पूछना चाहिए. फाइल अ कंप्लेंट इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम.
यस, यू शुड फाइल अ कंप्लेन। क्या करना चाहिए आपको? एक कंप्लेन फाइल करनी चाहिए इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। अभी हम पढ़ेंगे कंज्यूमर फोरम के बारे में। फाइल अ कंप्लेन इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ अ शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुड्स। यानी कि इफ़ यू फील दैट देर इज़ अ डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट, या फिर आप यू आर डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, कि आपको लगा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई है, तो यू शुड फाइल अ कंप्लेन इन एन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। Do not fail to take an action even when the amount involved is small. Even the amount is small. आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 2-3 चीज़ रुपये की चीज़ है, 10 रुपये की या 100 रुपये की चीज़ है, तो हम लोग फाइल क्या करेंगे? कोई नो, कभी भी ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि आप you should file a complaint. That means if you feel dissatisfied with any of the product, तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अमाउंट स्मॉल है। ये अगर अमाउंट स्मॉल भी है तो भी, क्योंकि इससे जो है वो सेलर डिस्करेज होता है उस काम को करने के लिए। एनकरेज नहीं होता, वो डिस्करेज होगा। अगर आप कंप्लेन नहीं करोगे तो वो एनकरेज होगा कि कोई उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट थिंग इज फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज़। यू शुड फॉर्म द कंज्यूमर सोसाइटीज़ which would play an active part in educating the consumers. That means छोटी छोटी कंज्यूमर सोसाइटीज़ बनानी चाहिए जो एक्टिवली टेक पार्ट लेती है टू एजुकेट द कंज्यूमर्स एंड सेफगार्डिंग देयर इंटरेस्ट। यानी कि कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए और उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। रिस्पेक्ट द एनवायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द पॉल्यूशन। दैट मीन्स यू हैव टू रेस्पेक्ट द एनवायरमेंट। अपने आप भी आपको एनवायरमेंट की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच शुड बी डन बाय द किसके कंज्यूमर से। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये कुछ मार्क्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वालिटी मार्क्स होते हैं, ये आ जाता है एक MCQs में, केस स्टडीज़ में भी आ जाता है। दिस इज़ द ISI मार्क। ये जो है, ये जो मार्क होता है, ये जो मार्क होता है, दिस इज़ द ISI मार्क। ISI मार्क इज़ द, हमने पढ़ा था ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो ये एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे लगता है। पूरा जस्टिफाइड हो जाता है जब प्रोडक्ट, तो उस जब इस इंस्टीट्यूट से जस्टिफाई हो जाता है तो इस पर ISI मार्क लगाया जाता है। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड मार्क होता है कि जो ये दिखाता है कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी है, कैसे है, वो ये शो किया जाता है इसमें। तो दिस इज़ अ ISI मार्क। नेक्स्ट इज़ द FPO। FPO फूड प्रोसेस ऑर्डर होता है, ये फूड प्रोडक्ट्स पे लगता है। नेक्स्ट ये FPO है, दिस इज़ द फूड प्रोसेस ऑर्डर, यानी कि जो ये फूड प्रोडक्ट पे लगाया जाता है वो FPO होता है। इसके बाद आता है एग मार्क। ये एग मार्क है जो लगाया जाता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के अंदर। ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता है। DIS, ये क्या होता है? BIS मार्क होता है। ये हॉल मार्क होता है, जिसे हॉल मार्क जो ज्वेलरी पे लगता है, जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं उस पर ये हॉल मार्क लगाया जाता है, जो प्योरीफाइड चीज़ों को दर्शाता है। ठीक है। और ये होता है आपका इको मार्क। इको मार्क होता है जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ये मार्क लगाया जाता है, इको मार्क। यानी कि दिस आर द एनवायरमेंटल फ्रेंडली, यानी कि पॉटरीज जो से होती है ना, उन पे ये प्रोडक्ट, उन पे ये मार्क लगाया जाता है, इको मार्क। ठीक है। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर अवेयरनेस अबाउट हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज जस्ट वन ऑफ द वेज इन विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड। यानी कि कंज्यूमर अवेयरनेस, अपने एक कंज्यूमर अवेयर होना चाहिए अपनी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। ये एक तरीका होता है, एक वे है इन विच द जो ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वो अचीव हो सकता है व्हेन द कंज्यूमर इज़ अवेयर अबाउट इट्स राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि जब कंज्यूमर को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं पता होंगे तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैसे होगा? अगर उसे सारे अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होंगे तभी तो वो प्रोटेक्ट होगा। तो बहुत सारे बहुत अदर वे भी हैं जहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकता है। यानी कि बहुत सारे तरीके और हैं हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के और कौन कौन से तरीके होते हैं। तो वेज एंड मीन्स ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, देयर आर वेरियस वेज इन विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन बी अचीव्ड। बहुत सारे तरीके होते हैं, कैसे हो सकते हैं? दीज आर द वेज, These are the ways, there are various ways। सबसे पहला वे होता है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। एनलाइटेंड बिजनेस फॉर्म रियलाइज दैट इट इज इन द, मतलब सेल्फ रेगुलेशन, दैट मीन बिजनेस सेल्फ रेगुलेट हो जाए।
तो ये भी देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि इफ़ द बिजनेस वांट्स टू अर्न द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, अगर वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट चाहता है तो उसे कस्टमर को सर्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। सोशली रिस्पॉन्सिबल फर्म्स फॉलो एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिसेस इन डीलिंग विद देयर कस्टमर्स। जो सोशली एथिकल फर्म्स होते हैं, जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो वो वैसे ही स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिसेस इशू करते हैं जो कस्टमर्स को उनको डील करने के लिए। बहुत सारी फर्म्स ने अपनी खुद की कस्टमर सर्विसेज और ग्रीवेंसल सेल्स बना रखे हैं, जिसे हम कस्टमर कॉल सेंटर्स भी बोलते हैं, जहाँ पर आपको कहीं और शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनीज आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुनती है। तो वो होते हैं कस्टमर सर्विसेज एंड द ग्रीवेंस सेल्स टू रिड्रेस द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेज ऑफ देयर कंज्यूमर्स। दूसरा होता है बिजनेस एसोसिएट्स। बिजनेस एसोसिएट्स में कौन होते हैं? द एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड बिजनेस, जैसे कि फेडरेशन FICCI, ये एसोसिएट्स होते हैं, या CII। इन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो बिजनेसमैन इनसे लिंक होते हैं, उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो उनके जो भी उनके मेंबर्स होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। उसके अंदर गाइडलाइंस होती हैं कि हाउ टू डील विद द कस्टमर्स, तो उन्हें उसके अकॉर्डिंग ही डील करना पड़ता है। वो किसी भी तरीके से मिसबिहेव नहीं कर सकते अपने कस्टमर्स के साथ। नेक्स्ट होता है कंज्यूमर अवेयरनेस। ये भी बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर जिसे अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, रिलीव्स के बारे में पता है, वो उस पोजीशन में होता है टू रेज हिज वॉइस अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनस्क्रूपलस एक्सप्लॉयटेशन। दैट मीन्स वो अगर कंज्यूमर अवेयर है, कंज्यूमर अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी होती है कि अगर कंज्यूमर अवेयर है अबाउट हिज राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो अपनी आवाज़ उठा सकता है। ही कैन रेज हिज वॉइस अगेंस्ट एनी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और अनस्क्रूपलस एक्सप्लॉयटेशन। An understanding of his responsibilities would enable, that means अगर उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पता होंगी तो उससे कंज्यूमर अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर सकता है। तो इसके रिगार्ड में जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एसोसिएशंस होती हैं, उन्होंने अंडरटेकिंग एक कैंपेन निकाला है, जागो ग्राहक जागो, थ्रू मल्टीमीडिया अवेयरनेस, यानी कि मल्टीमीडिया टीवी के ज़रिए और मल्टीमीडिया यानी कि मीडिया के ज़रिए जागो ग्राहक जागो एक प्रोजेक्ट है जो किस लिए बनाया गया है, इन ऑर्डर टू अवेयर द कंज्यूमर अबाउट इट्स राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कंज्यूमर अवेयर हो जाए। नेक्स्ट इज़ द कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन। जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन होती है, दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग द कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइज जैसे NGOs होती हैं, ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन ऑर्डर टू एजुकेट द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू देम, यानी कि उनको क्या दिया जाता है? प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फोर्स करती है बिजनेस फर्म्स को टू अवॉइड द माल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ द कस्टमर्स। दैट मीन्स वो माल प्रैक्टिसेस को अवॉइड करें, एक्सप्लॉयटेशंस को अवॉइड करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स बाय एनैक्टिंग द, मतलब जो फिफ्थ पर्सन है कि कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, वो गवर्नमेंट से भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स बना रखे हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने टोल फ्री कंज्यूमर नंबर्स बहुत सारे बना रखे हैं, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, टोल फ्री नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर होता है जो इस पर्पस के लिए ही बनाया गया है। तो लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया एनकम्पासेस वेरियस रेगुलेशन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस रेगुलेशन इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपको पता ही है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट प्रोवाइड करता है, जो आप पढ़ने जाओगे अभी, द एक्ट प्रोवाइड द 3 टायर मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड द नेशनल लेवल। दैट मीन्स इसमें 3 टायर एजेंसीज बनाई गई हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे, जो एड्रेस करती हैं, जो सुनती हैं किसके बारे में? कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को सुना जाता है। तो दीज आर द 5 स्टेप्स या 5 वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। फर्स्ट इज द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेशन, यानी कि बिजनेस अपने आप ही इस काम को करे। सेकेंड इज द बिजनेस एसोसिएशंस बनाई जाती हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं ताकि कंज्यूमर अवेयर हो अबाउट इट राइट्स। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कंज्यूमर को अवेयर कराती हैं अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और गवर्नमेंट भी होती है जो स्टेप्स लेती है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
redressal agencies under the Consumer Protection Act, very important, very important. 3 redressal agencies है, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंस होंगी और सब कुछ सेम होगा. और दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म हो जाएगा. जो NGO वाला पार्ट है वो इस सिलेबस में से अब की बार कट चुका है, इस बार वो नहीं आएगा, वो डिलीट हो गया है फ्रॉम द सिलेबस दिस ईयर. Now we will start the redressal agencies under the Consumer Protection Act. For the redressal of consumer grievances, the Consumer Protection Act ने 3 tier enforcement machinery बनाई है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम कहा जाता है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कहा जाता है, नेशनल लेवल पे क्या होती है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन कहा जाता है. इन शॉर्ट में हम इसे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन कहते हैं. तो ये 3 टायर मशीनरीज हैं जो बनाई गई हैं, किसके लिए बनाई गई हैं, कंज्यूमर के लिए बनाई गई हैं, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. वाइल द नेशनल कमीशन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट फोरम होती है और जो स्टेट कमीशन होती है वो कौन सेटअप करता है, स्टेट गवर्नमेंट, जबकि जो नेशनल कमीशन होती है वो सेटअप होती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, और जबकि स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होती है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है और हर एक स्टेट में होती है. तो दे आर ऑब्वियसली किससे होगी, स्टेट गवर्नमेंट उनको एस्टेब्लिश करती है, सेटअप करती है. द फिगर ऑन द रिड्रेसल एजेंसी शोज द हियरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस. देखिए ये दिखाया गया है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट. जैसे कि पहले कोई कंप्लेन होगी वो डिस्ट्रिक्ट फोरम से जाएगी, दिस इज़ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, दिस इज़ द स्टेट कमीशन, फिर नेशनल कमीशन, फिर आखिरकार वो बंदा कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है. तो दीज आर द हियरार्की, ये हियरार्की होती है, ये एक चेन है तो यहाँ से चलती है. अब इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए रिड्रेसल एजेंसीज के फंक्शन से पहले कि कंज्यूमर कौन है, हु इज़ अ कंज्यूमर. अब कंज्यूमर की जो डेफिनेशन होती है वो हमें पढ़नी होती है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर में क्या डेफिनेशन होती है. तो हु इज़ अ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बाइज एनी गुड्स, दिस इज़ द डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन है. अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन who buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any scheme of deferred payment. It includes any user of such goods when such use is made with the approval of the buyer, but does not include a person who obtains goods for resale or any commercial purpose. समझ में आया क्या मतलब है इसका? Any person who buys goods फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड, यानी कि या तो वो पे हो चुका है या प्रॉमिस टू बी पेड, या फिर पार्टली पेड या फिर पार्टली प्रॉमिस, आधा पे हुआ है आधा प्रॉमिस किया गया है, अंडर एनी स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि फ्यूचर में पे होगा. इट इंक्लूड्स एनी यूज़र ऑफ सच गुड्स व्हेन सच यूज़ इज़ मेड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर, यानी कि उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई है. बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन, इसमें वो पर्सन इंक्लूड नहीं होते जो गुड्स को रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदते हैं, यानी कि कमर्शियल पर्पज़ के लिए खरीदते हैं, वो कंज्यूमर नहीं कहलाए जाते हैं. सेकेंड है, सेम चीज़ आएगी, गुड्स की जगह आप क्या लिखेंगे, सर्विसेज. तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं एनी पर्सन हु बायज गुड्स और हायर्स द सर्विसेज. बस आप एक ही डेफिनेशन में ये दोनों लाइन लिख सकते हैं, एनी पर्सन हु बायज एनी गुड्स और हायर्स एनी सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड और पार्टली पेड और प्रॉमिस पार्टली प्रॉमिस अंडर एनी सिस्टम ऑफ डेफर्ड पेमेंट बेनिफिशियरी सर्विसेज, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी. तो ये होती है कंज्यूमर की डेफिनेशन. अब आती है बात हु कैन फाइल अ कंप्लेन, यानी कि कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है. अ कंप्लेन बिफोर द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम कौन कर सकता है, कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन, यानी कि कंप्लेन कौन कर सकता है, एक कोई कंज्यूमर कैन फाइल अ कंप्लेन ऑफ इज और ऑन हर डज नॉट नीड द सर्विसेज, यानी कि इसमें कोई एडवोकेट या प्रोफेशनल की सर्विसेज की ज़रूरत नहीं होती है. कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर्स एसोसिएशंस हो सकती है, वो फाइल कर सकती है. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी फाइल कर सकती है केस, और वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, यानी कि बहुत सारे कंज्यूमर्स की अगर एक ही जैसी कंप्लेन है तो उनके बिहाफ पे एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स फाइल कर सकते हैं कंप्लेन को. ठीक है, दिस वन इज़ द. नाउ द नेक्स्ट इज़ द लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिसीज कंज्यूमर्स. अगर ऐसा कोई कंज्यूमर है जिसको बहुत नुकसान पहुंचा है हेल्थ पे, वो नहीं कर सकता कंप्लेन, तो उसका कोई लीगल हायर
फाइल कर सकता है कंप्लेंट? कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2B ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि कोई भी कंप्लेंट अगर सेक्शन 2B के अंडर में आती है तो वो भी फाइल कर सकता है। अब बात आती है कि कि जो देर आर 3 टाइप्स ऑफ, भी बताया ना 3 टायर जुडिशियल मशीनरी है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो सबसे जो 3 होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड द नेशनल कमीशन। तो अब आपकी डिस्ट्रिक्ट फोरम आती है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गई, देर आर 644 डिस्ट्रिक्ट कमीशंस इन इंडिया, 644, यानी कि डिस्ट्रिक्ट फोरम जो होती है वो हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। अब डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ कि कौन कौन होते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक तो प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर्स होते हैं जिसमें से एक का विमेन होना ज़रूरी है। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन होता है? 1 प्रेसिडेंट एंड 2 मेंबर्स इन विच 1 ऑफ whom शुड बी अ विमेन। और सारे के सारे अपॉइंटेड कहाँ से होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अ कंप्लेंट कैन टू बी मेड बाय द अप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फोरम, यानी कि कोई भी कंप्लेंट की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट फोरम में जो उस गुड्स की वैल्यू जो होती है वो डज नॉट एक्सीड ₹20 लाख, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा उस गुड्स की वैल्यू और सर्विसेज की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो 20 लाख की जहाँ वैल्यू होगी वो, अगर 20 लाख से ऊपर की वैल्यू हो जाएगी तो वो फाइल जो वो केस है वो फाइल डिस्ट्रिक्ट फोरम में नहीं हो सकता है, वो हमें स्टेट कमीशन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितने गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू 20 लाख से कम होती है वही फाइल हो सकते हैं। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट, दिस इज द थर्ड पॉइंट। ये देखिए सेकेंड पॉइंट क्या था, ये थर्ड पॉइंट होगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फोरम, जब कंप्लेन आ जाती है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम, ये पॉइंट्स आगे के अब सेम रहेंगे स्टेट कमीशन में भी और नेशनल कमीशन में भी, दीज पॉइंट्स आर सेम। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट फोरम शाल रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज, जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है उस पार्टी को ये भेज दिया जाता है, अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड। इफ रिक्वायर्ड, दिस इज द फोर्थ पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट है। इफ रिक्वायर्ड द गुड्स और अ सैम्पल देयर ऑफ शाल बी सेंट फॉर टेस्टिंग, अगर ज़रूरत होती है तो गुड्स जो है वो लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेजे जाते हैं। अगर लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद प्रूफ आ जाता है तो डिस्ट्रिक्ट फोरम शाल पास एन ऑर्डर आफ्टर कंसिडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड, यानी कि अब उस पार्टी के बारे में सुना जाएगा। अगर अब यहाँ तक हो गया, फिर केस सुना दिया जाता है। इफ इन केस, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट, fifth point, sorry, sixth point. If in case the aggrieved party is not satisfied with the order of the district forum, अगर aggrieved party यानी कि जिसने कंप्लेंट फाइल की है वो डिस्ट्रिक्ट फोरम के डिसीजन से खुश नहीं है तो वो 30 डेज़ के अंदर अंदर, यानी कि जब ऑर्डर पास हुआ था तो 30 डेज़ ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर, उसके अंदर अंदर वो कहाँ जा सकती है? स्टेट कमीशन में जा सकता है। दैट मीन्स अगर if he is not satisfied with the decision taken by the district forum या order by the district forum, then he can file a complaint to the state commission within the 30 days। कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 days of passing of the order, सिर्फ 30 days के अंदर अंदर वो कंप्लेंट को फाइल कर सकता है। क्लियर हो गई? अच्छे से मेरे से बात समझ में आ गई? नाउ द सेकेंड वन इज, अब यहाँ पर क्या था, देखो क्या बताया मैंने डिस्ट्रिक्ट फोरम में। डिस्ट्रिक्ट फोरम हर डिस्ट्रिक्ट में होती है। देयर आर 644 डिस्ट्रिक्ट फोरम इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हर पूरी इंडिया में 644 डिस्ट्रिक्ट फोरम्स हैं। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स होंगे जिसमें से एक का विमेन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये सारे अपॉइंट किए जाते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जिसकी 20 लाख से ज़्यादा ना हो, नॉट मोर देन 20 लाख, तो वही कंप्लेंट फाइल हो सकती हैं। जब कंप्लेंट आ जाती है डिस्ट्रिक्ट फोरम शाल रेफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड। इफ रिक्वायर्ड द गुड्स और अ सैम्पल देयर ऑफ शाल बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी। डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है वो एक ऑर्डर पास करता है आफ्टर कंसिडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट whom द कंप्लेंट इज फाइल्ड।
फिर अगर तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर एग्री पार्टी सेटिस्फाई नहीं होती है विद द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम, ही कैन अपील बिफोर द स्टेट कमीशन विद इन द 30 डेज। इंपॉर्टेंट बात है ये, विद इन द 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। अब दूसरा जो होता है, दूसरी जो जुडिशियल मशीनरी होती है वो होती है स्टेट कमीशन। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें वही होंगी स्टेट कमीशन के अंदर, बट जो क्या है, अब यहाँ पर कितनी स्टेट कमीशन है, 365 स्टेट कमीशंस ऑफ इंडिया। यानी कि अब स्टेट्स जितने हैं उसमें हर स्टेट में एक स्टेट होना ज़रूरी नहीं है, 365 स्टेट कमीशंस हैं इंडिया में। ईच स्टेट कमीशन क्या होता है, हर स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट और नॉट लेस देन 2 मेंबर्स। नॉट लेस देन, उसमें 2 ही थे बट इसमें 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा तो हो सकते हैं, बट नॉट लेस देन 2 मेंबर्स एंड वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन, और उसमें से एक का वुमेन होना ज़रूरी है। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, जो भी उस स्टेट की गवर्नमेंट है वो उसे अपॉइंट करती है। अ कंप्लेंट कैन मेड, देखिए इसके अंदर जो कंप्लेंट होती है वो कैसे हो सकती है, a complaint can to be made to the appropriate state commission or services along with the compensation, जिसका compensation कितना होता है, जो मतलब compensation 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम की वैल्यू के गुड्स जो होते हैं, यानी कि जिनका compensation जो है along with the compensation claim, यानी कि जिसने compensation claim करा है, अपना compensation जो claim करता है वो 20 लाख से ऊपर एंड 1 करोड़ के अंदर, यानी कि बिटवीन 20 लाख टू 1 करोड़ की वैल्यू के बीच में आता है, तो वो अपना केस स्टेट कमीशन में फाइल कर सकता है। और वो वाले सारे केसेस आ सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट फोरम से निकल के आए, अगर 20 लाख से कम के हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम से जो निकल के आए हैं वो सारे केस स्टेट कमीशन में फाइल हो सकते हैं। तो यहाँ लिखा है द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन ऑल्सो बी फाइल्ड बिफोर द स्टेट कमीशन। आगे की सारी लाइनें सेम हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिट्टो वैसे का वैसे ही लिखना है। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट स्टेट कमीशन शाल रेफर द कंप्लेंट टू द अगेंस्ट द कंप्लेंट इज फाइल्ड, अगर रिक्वायर्ड होता है तो गुड्स को सैंपल के लिए भेजा जाता है लेबोरेटरी में। स्टेट कमीशन फिर एक ऑर्डर पास करती है आफ्टर कंसिडरिंग द टेस्ट रिपोर्ट फ्रॉम द लेबोरेटरी एंड हियरिंग टू द पार्टी अगेंस्ट हुम द कंप्लेंट इज फाइल्ड। बिल्कुल सेम लाइन है। अब यहाँ पर चेंज हो जाता है, इन केस द एग्रीव पार्टी, अगर एग्रीव्ड पार्टी डज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन, तो वो कहाँ जा सकती है, वो विद इन 30 डेज कहाँ फाइल कर सकती है, नेशनल कमीशन में फाइल कर सकती है विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ द ऑर्डर। सेम चीज़ें हैं, बस आपको क्या याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट और 2 मेंबर्स होते थे, इसमें एक प्रेसिडेंट और नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, वन ऑफ होम शुड बी अ वुमेन, ऑल आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 लाख टू 1 करोड़, उसमें लेस देन 20 लाख, इसमें 20 लाख टू 1 करोड़। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, नेशनल कमीशन की। अब जो नेशनल कमीशन होता है, नेशनल कमीशन हैज़ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर द होल कंट्री, यानी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट रोल प्ले करता है वैसे ही नेशनल कमीशन रोल प्ले करता है फॉर द कंज्यूमर। नेशनल कमीशन के अंदर कौन होता है, नेशनल कमीशन के अंदर 1 प्रेसिडेंट एंड एटलीस्ट 4 मेंबर्स। एटलीस्ट का मतलब इतने तो होने ही चाहिए, उसमें था एटलीस्ट 2 मेंबर्स, इसमें एटलीस्ट 4 मेंबर्स एंड वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन। और ये सारे के सारे कौन अपॉइंट करता है, इन सबको अपॉइंट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो नेशनल कमीशन होती है उसमें जो वैल्यू होती है, व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद द कंपनसेशन क्लेम, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसके वैल्यू जो है गुड्स एंड सर्विसेज की प्लस कंपनसेशन क्लेम जो भी हो रहा है, दोनों को मिला के उनकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए, तो वो केसेस किस में आ सकते हैं, नेशनल कमीशन में आ सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। अब और जो केसेस स्टेट कमीशन से होके आए, देखिए एक बात का ध्यान रखना, जो पहले अगर 20 लाख वाला केस है वो भी स्टेट कमीशन में आ सकता है, बट तभी आएगा, पहले वो भी नेशनल कमीशन में आ सकता है, बट वो तभी आएगा जब वो स्टेट कमीशन से पास ऑन, यानी कि कोई भी जो ऑर्डर है वो स्टेट कमीशन से पास ऑन होके आ रहा है तो वो भी हम नेशनल कमीशन में फाइल कर सकते हैं। फिर आगे की लाइनें वही होती हैं, ऑल द लाइन्स आर सेम। ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट नेशनल कमीशन शैल रिफर द कंप्लेंट टू द पार्टी अगेंस्ट whom the claim is filed. If required, the goods or sample
देयरफॉर शैल बी सेंट फॉर टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी। द नेशनल कमीशन ऑर्डर पास करेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ से यहाँ तक, ये ऊपर का सेम है, बिल्कुल सेम है, दिस इज सेम, बिल्कुल सेम है, जैसे हम ऊपर पढ़ते आ रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। इसके बाद अब जो आता है, एन ऑर्डर पास बाय द नेशनल कमीशन इन मैटर ऑफ इट्स ओरिजिनल जुडिक्शन इज अपीलेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ जो नेशनल कमीशन वाले केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट फोरम से निकल के स्टेट कमीशन में आए हो और स्टेट कमीशन से निकल के नेशनल कमीशन में आ रहे हो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, नो। बट जो जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर की है, जो सबसे पहले ही नेशनल कमीशन में आए हैं, वो ही जो है अपील हो सकते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो जिनकी वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है, जो फर्स्ट टाइम नेशनल कमीशन के अंदर ही आए हैं केसेस, वही अगर वहाँ कोई भी अग्रीड पार्टी इज़ नॉट मतलब सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर of the national commission, then he or she can appeal to the supreme court। ठीक है, जिसकी जो कंपनसेशन वैल्यू होती है इंक्लूडिंग कंपनसेशन, जो वो 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, ठीक है, वो ही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। Moreover, in case decided by the district forum, the appeal can be filed before the state commission and thereafter the order of the national commission is final। यानी कि state commission can be challenged before the national commission and no further। यानी कि state commission का जो state commission national commission में जा सकती है, but इससे आगे कहीं नहीं जा सकती। national commission उनके लिए लास्ट है, तो यानी कि national commission उनके लिए सुप्रीम कोर्ट है। बट अगर कोई नेशनल कमीशन से ऊपर जाना चाहता है, नेशनल कमीशन वाला कहाँ जाएगा अब, क्योंकि वो तो कहीं और से होके नहीं आ रहा, तो नेशनल कमीशन जो सिर्फ फर्स्ट टाइम नेशनल कमीशन में आया है वो ही सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। क्लियर हो गई? तो दीज आर द 3 टायर मशीनरी, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड द डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब रिलीव्स, यानी कि इनको रिलीव्स क्या क्या मिल सकते हैं, क्या क्या रिलीव्स मिलते हैं इनको। इफ़ द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट, यानी कि अगर कंज्यूमर कोर्ट सेटिस्फाइड है अबाउट द कि कंप्लेंट जेन्युइन है, तो इट कैन इशू 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शंस टू द ऑपोजिट पार्टी। यानी कि 1 या 2 डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं ऑपोजिट पार्टी को। सबसे पहला होता है टू रिमूव द डिफेक्ट्स इन गुड्स और डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज। डिफेक्ट को रिमूव किया जा सकता है, कोई डेफिशिएंसी हो उसे रिमूव किया जा सकता है। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद अ न्यू वन, यानी कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट को न्यू वन से रिप्लेस किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। टू रिफंड द प्राइस, प्राइस को रिफंड किया जा सकता है विद अ न्यू वन, और चार्जेस जो भी पे किए गए हैं। टू पे to pay a reasonable amount of compensation for any loss or injury suffered by the consumer due to the negligence of the opposite party। That means you can pay a reasonable amount of compensation दिया जा सकता है for any loss or injury suffered by the consumer due to the negligence of the opposite party। To pay punitive damages, damages दिए जा सकते हैं। To discontinue, ये बहुत ज़रूरी होता है, उन्हें बताया जाता है कि आगे वो unfair trade practices ना करें। Not to offer the hazard goods, ये sellers के लिए होता है। टू विड्रॉ द हज़ार्ड गुड्स फ्रॉम द सेल, विड्रॉ किया जाए। टू सीज द मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो हज़ार्ड गुड्स हैं उनको सीज कर दिया जाए। टू पे एनी अमाउंट नॉट लेस देन 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिफेक्टिव गुड्स टू बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड, यानी कि जो ऐसा भी कहा जाता है कि उसका जो 5% कंपनसेशन है वो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में भी डलवाया जाता है। उससे करेक्टिव एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है, एडिक्वेट कॉस्ट दी जाती है टू द अप्रोप्रिएट पार्टी। तो ये सारी जो कंप्लेन है, मतलब डिफेक्टिव गुड्स बिफोर ब्रिंग आउट सम डिसाइडेड केस वेयर ए कंप्लेंट, मतलब ये सारे रिलीव्स हैं जो एक पार्टी को मिल सकते हैं। इसमें से 4 या 5 रिलीव्स आप याद रखिएगा, इनको ज़रूरी, ठीक है। ये जो आपका ये पोर्शन है ये सिलेबस में से कट चुका है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस राइट नाउ। आगे का नहीं कहते, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ यहाँ तक है। दिस इज़ द चैप्टर, यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपके इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, कुछ केस स्टडीज़ हैं वो डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। गॉट इट? गुड बाय।